प्रिया की शादी को 3 महीने हो गए थे। ससुराल में 3 महीने रहने के बाद अब प्रिया को अपने मायके की याद आने लगी थी। कितने दिन से मैं पापा मम्मी से नहीं मिली। कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मम्मी के घर चलते हैं ना सागर। अरे मुश्किल से 3 महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ, अभी तो पूरी जिंदगी निकालनी है और तुम्हें अभी से मायके की याद आने लगी। तो नहीं आएगी क्या? तुम भी हद करते हो। मम्मी जी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे पग फेरे की रस्म भी नहीं हो पाई थी। बिना पग फेरे के ही मैं अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ। कम से कम रस्म के बहाने एक बार पापा मम्मी का चेहरा तो देख लेती। आज तो मैं मम्मी जी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। अपनी सास से मायके जाने का परमिशन लेने के लिए प्रिया रसोई का इस्तेमाल करती है, क्योंकि दिल का रास्ता तो जनाब पेट से ही होकर जाता है। ऐसा खाना बनाऊंगी कि मम्मी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और खाने के नशे में जैसे ही वो मुझसे कहेंगी, बोल बहू क्या चाहिए, तो मैं फौरन उनसे मायके जाने के लिए परमिशन मांग लूंगी। और 4 घंटे मेहनत कर प्रिया अपनी सास के लिए फ्राइड राइस, दम आलू, नान, खीर, पूरी, पुलाव और न जाने क्या क्या बनाकर हॉल में टेबल पर लगाती है। इतना सारा खाना, कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है बहू? पहले आप खाना तो खा लीजिए मम्मी जी, फिर बात करते। खाना खाने के बाद सुहासिनी का जैसे ही पेट भरता है, वो दिल खोलकर अपनी बहू को गले लगा लेती है। चल बेटा बोल, क्या लेगी तू? आज जो तू बोलेगी वो तुझे दूंगी मैं। कहीं फॉरेन घूमने जाना है तो सागर टिकट करवा ले और बहू को घुमाने लेकर जा। आप बस इन्हें ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन मुझे मायके ले जाने को कह दीजिए ना मम्मी जी, और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा प्रिया चाहती थी वैसा ही हो जाता है। सुभाषिनी सागर को उसकी ससुराल भेजने को तैयार हो जाती है और अपनी माँ के आगे सागर कहता भी क्या। अगले ही दिन प्रिया और सागर निकल जाते हैं ससुराल से ससुराल के लिए। रास्ते में प्रिया अपनी माँ को कॉल करके कहती है, मम्मी मैं और सागर आधे घंटे में घर पहुँच रहे हैं, ओके? क्या तू और दामाद जी घर आ रहे हैं और तू मुझे अभी बता रही है? हे भगवान, सारे पर्दे बेडशीट बदलने होंगे, इतना जल्दी सब कैसे होगा? एक तो इस नामाकुल ने अगरबत्ती से पीलो कवर भी जला रखा है। छेद वाले पीलो कवर देखेंगे तो क्या सोचेंगे दामाद जी? तू ना जरा गाड़ी को इधर उधर करके 1-1.5 घंटा और लगवा दे, तब तक मैं यहाँ सब तैयारी कर लेती हूँ। अरे मम्मी, सागर आ रहा है, कोई भगवान नहीं आ रहा है जो तुम इतना हड़बड़ा रही हो। कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो अपनी इज्जत जाने दो क्या? अरे इज्जत कैसे जाएगी? मेरे सामने तो तुम फटी हुई बेडशीट बिछा देती थी मम्मी, और इसके लिए इतना क्यों करना है भाई? तूने तो सब देख रखा है, पर दामाद जी के सामने आंखों की शर्म रखनी है कि नहीं? खैर तू जब माँ बनेगी ना और तेरा दामाद घर आएगा ना, तब तू समझेगी। अब अपनी माँ की बात प्रिया भला कैसे न मानती। शॉपिंग के बहाने वो कुछ देर ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवा लेती है और 1.5 घंटे बाद दोनों पहुँचते हैं अपने घर। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, और ये आपके लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा। अब मेरे इकलौते साले साहब के लिए टैबलेट। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टैबलेट नहीं रखेगा तो वापस कर दे बेटा। क्यों मम्मी? सागर बेटा, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? और देखो तुमने मेरे पैर छुए ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं तो आराम से एक नींद लेने चली। दामाद जी को छोड़कर तो लेटने जा रही है, पागल हो गई है ये लड़की। हम लोगों के बीच में ये अकेले बैठकर करेंगे क्या? ये तो कुछ भी बोलती है दामाद जी, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। चलो प्रिया, सागर को लेकर यहाँ आ जाओ। सभी एक साथ हॉल में बैठते हैं। करण, जीजा जी का फेवरेट टीवी चैनल लगा दो टीवी पर, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, अभी रास्ते में हमने बहुत खा लिया है। पता नहीं प्रिया को इतनी भूख लग रही थी, कभी किसी रेस्टोरेंट में हमें रुकवा रही थी तो कभी किसी। ज्यादा नहीं बेटा जी, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ना। चल प्रिया, मेरे साथ किचन में आ जा। अब बता, दामाद जी को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद है? क्या मम्मी, अब तुम खाना बनाने जाओगी? कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की, जो भी बना हुआ है वही गर्म करके दे दो। हे भगवान, ये लड़की भी ना। तू बाहर जा और करण को अंदर भेज, मैं उससे ताज़ी सब्जियां मंगवा लेती हूँ। फिर दामाद जी को जो सब्जी खाने का मन करेगा वही सब्जी दोपहर को बना दूंगी। और बता, दामाद जी को चाय दूँ या कोल्ड ड्रिंक? और देख, मैंने समोसे चिप्स मंगवा कर रखे हैं, जब उनका जो मन करे तो मुझे धीरे से आकर कान में बोल देना, मैं ला कर दे दूंगी। उनको अकेला मत छोड़ना, यहाँ उनका तेरे बिना मन थोड़ी ना लगेगा। जब से आई हूँ एक बार भी तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ मम्मी?
जब से आई हूँ तब से बस बेटा जी दामाद जी, बेटा जी दामाद जी, सागर जी किए जा रही हो। ये कोई बात हुई? अरे मेरी बेटी, मन छोटा ना कर बेटा, तेरी माँ तेरे पास ही बैठेगी। बस मैं ना ज़रा दामाद जी को चाय नाश्ता करवा दूँ, फिर तो तेरी माँ तेरी ही है। जिस मायके में आने के लिए प्रिया बेताब हुई जा रही थी, उस मायके में पहुंचने के बाद उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। सुषमा अपनी बेटी और दामाद को नाश्ता करवा देती है और उसके बाद सागर और प्रिया आराम करने अपने कमरे में चले जाती हैं। मम्मी एक ब्लैंकेट होगा क्या? मुझे ब्लैंकेट ओढ़कर ही सोने की आदत है। हाँ हाँ बेटा जी, होगा क्यों नहीं, अभी आपके लिए मंगवा देती हूँ। 2 ब्लैंकेट मम्मी, मुझे भी चाहिए। सुषमा दूसरे कमरे से 2 ब्लैंकेट लेकर आती है, जिसमें एक बिल्कुल नया और मखमली होता है और दूसरा पुराना। उन दोनों ब्लैंकेट को प्रिया को देते हुए सुषमा उसके कान में कहती है, बच्चों की तरह नया वाला ब्लैंकेट खुद मत ओढ़ लेना, उसे दामाद जी को देना, और तू ये पुराना वाला ही ओढ़ना। इसीलिए आई थी क्या मैं यहाँ? और कुछ इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में सुषमा एक बार भी प्रिया के पास आकर नहीं बैठती। दामाद जी कहीं घूमने जाएंगे क्या? यहाँ पास में ना बहुत सारे पार्क है, या फिर पिक्चर देखने चले जाइए। ए करण, कोई नई पिक्चर आई है क्या? बता जीजा जी को। अरे बोल भी, ऐसे दिन भर फोन में घुसा रहता है, बोलेगा नहीं क्या? यहाँ पर कितने सारे मॉल है जीजा जी, चलते ना शाम को। वाटर पार्क चलते ना। तो चुप ही रह। आप बताइए दामाद जी, जहाँ आप कहेंगे हम वहीं जाएंगे। सास का अपनी तरफ प्यार देखकर सागर प्रिया को एक्सप्रेशन देने लगता है और आखिर में वही रेस्टोरेंट और पार्क फाइनल होते हैं जो सागर कहता है। मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए प्रिया, मजा ही आ गया। आँख खुलने से आँख बंद होने तक सब मेरी मर्जी का होता है यहाँ, और क्या चाहिए। हाँ, मजे तो तुम्हारी है। अगली सुबह सागर के उठने के पहले ही प्रिया अपनी माँ के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुषमा 2 लिफाफे तैयार कर रही है। इसमें 5100, इसमें 501, ये ठीक रहेगा। किसके लिए लिफाफा तैयार कर रही हो मम्मी? जिस दिन तुम दोनों जाओगे हाथ में कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो दामाद जी के लिए 5000 का लिफाफा बनाया है और तुम्हारे लिए 500 का। छी मम्मी, सच्ची भीख मंगा समझ लिया है क्या तुमने मुझे? ये 500 का लिफाफा भी क्यों दे रही हूँ? उसे भी अपने दामाद जी को थमा दो। अच्छा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दामाद जी के लिफाफे में डाल दूंगी। और हाँ, तू वैसे बीच में दामाद जी को अकेले छोड़कर मत आया कर, जा उनके पास बैठ। अचानक उठेंगे और तुझे अपने पास नहीं देखेंगे तो जी घबरा जाएगा उनका। अपने ही घर में प्रिया को 2 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता था। कभी सुषमा उसे पानी का ग्लास देकर सागर के पास भेज देती, कभी चाय का कप देकर, कभी झाल मुड़ी देकर, तो कभी आइसक्रीम देकर। प्रिया के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। मायके में क्या आराम, उसके लिए तो मायके में रहना ही सर दर्द हो गया था। हद हो गई है, कितना काम करवा रही है मम्मी मुझसे। सागर ये खाएगा, सागर वो खाएगा। अब 2-4 दिन यहाँ और रुकी तो पता चला मम्मी ने अपने दामाद के आगे मुझे ही खाने में परोस दिया। और बस इसके बाद प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है और उसे अपनी प्यारी सास और प्यारे ससुराल की याद आने लगती है, जहाँ उसकी थोड़ी तो इज्जत थी, क्योंकि मायके में तो उसकी जरा भी इज्जत नहीं हो रही थी। और प्रिया सागर के पास जाकर कहती है, 1 हफ्ता हो गया हमें यहाँ आए हुए, मिल लिया मैंने मम्मी पापा से। सागर अब हमें वापस चलना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस भी तो मिस हो रहा है। अरे क्या प्रिया, यहाँ जो मज़े है वो मज़े तो मुझे कभी मिले ही नहीं आज तक। कुछ दिन मिस हो जाए ऑफिस के तो हो जाए, मैं तो अपनी मम्मी जी के पास ही रहूँगा। कम से कम 10-15 दिन आराम करके ही जाऊँगा अब तो मैं। ओह नो, कोई मुझे मेरे ससुराल ले जाओ। सुकन्या के घर का डोरबेल बजता है। सुकन्या दरवाजा खोलती है। अंशिका, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा घर है? अरे, एक बार मैं पल्लवी के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी, तभी पल्लवी ने बताया था कि ये वाला तुम्हारा घर है, इसीलिए यहाँ चली आई। देखो ना कितनी बारिश हो रही है। वही तो, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। वही मैंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ, तुम कहीं से लौट रही थी क्या? हाँ सुकन्या, अभी मैं अपना इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। मेरा इंटरव्यू यही तुम्हारे घर के पास ही था, मैं वहीं से आ रही हूँ। वहीं से लौटते वक्त बारिश होने लगी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो मैं तो पूरा भीग ही जाती। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम कम से कम मेरे घर तो आई।
तभी अंशिका के पेट से आवाज आती है, तुम्हें तो भूख लग रही है। हाँ सुकन्या, वो क्या है ना कि इंटरव्यू की टाइमिंग सुबह रखी गई थी, तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा और जल्दबाजी में इंटरव्यू के लिए जल्दी निकलना पड़ा। बस इसी चक्कर में कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो तुम यही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। खाना अभी जस्ट बनकर रेडी हुआ है। ओके। सुकन्या किचन में जाती है और अंशिका के लिए खाना ले आती है। ये लो, खाओ। दाल चावल साग और ये अचार। अरे वाह, ये अचार तुमने घर में बनाया है? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुम इसे चखो और मुझे बताओ कि ये मैंने घर में बनाया है या कहीं बाहर से खरीदा है। अच्छा फिर ठीक है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। अंशिका एक निवाला अपने मुंह में डालती है और साथ ही अचार भी चखती है। सुकन्या, ये तो बहुत ही टेस्टी अचार है। ये जरूर तुमने बाहर से खरीदा है ना? अरे नहीं, ये मैंने ही बनाए हैं। आई कैन नॉट बिलीव, तुम झूठ बोल रही हो। ये तुमने बाहर से ही मंगवाया है ना? अरे अंशिका, ट्रस्ट मी, ये मैंने ही बनाया है। अच्छा सच में? अरे हाँ यार। तब तो बहुत ही अच्छी बात है। एक टाइम वो था जब तुम्हें सैंडविच भी बनाना नहीं आता था, और एक टाइम ये है जब तुम इतना टेस्टी अचार खाना सब बना रही हो। वाह, तारीफ तो बनती है भाई। थैंक यू मैडम। तो अंशिका अपनी सहेली के हाथों के बने हुए अचार की बहुत तारीफ करती है। सुकन्या, जरा बाहर देखना तो, अब बारिश बंद हो गई है क्या? बारिश बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी देर और रुक जाना। अरे नहीं यार, अब मुझे जाना होगा। सुबह से निकली हूँ और अब 4 बजने को है। एक्चुअली कल मेरा एक और जगह इंटरव्यू है, वहाँ भी सोच रही हूँ इंटरव्यू दे दूँ। जहाँ से जल्दी रिस्पॉन्स आएगा मैं वही ज्वाइन कर लूंगी, या फिर जिस जॉब से मुझे ज्यादा फायदा दिखेगा वही ज्वाइन करूंगी। हाँ और क्या। ओके जाओ फिर, अच्छे से अपने इंटरव्यू की तैयारी करना। गुड लक। थैंक यू सुकन्या, बाय। अंशिका सुकन्या को गले लगाती है और उसे अलविदा कहकर चली जाती है। मानना पड़ेगा, इतनी छोटी उम्र है और इतना हार्डवर्क करती है। लड़की हो तो अंशिका जैसी। चलो धूप आ गई है, अब मैं भी अपने गाजर और मूली के अचार को धूप दिखा देती हूँ। सुकन्या छत में जाती है और अपने गाजर और मूली के अचार को धूप में सुखा देती है। चलो, मेरे गाजर और मूली के अचार तो बन गए हैं, अब मुझे कल नींबू के अचार बनाने हैं। अरे बहू, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। और ये क्या, फिर से तूने इतने डब्बे गाजर और मूली के अचार बना दिए? अरे अभी तो तूने 5 किलो आम के अचार बनाए थे ना? अरे सासू माँ, वो आम के अचार ना, मुझे कविता को देने हैं और कुछ अपने मायके में देने हैं, तो ऐसे ही बांटने में सारा आम का अचार तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि गाजर और मूली के और अचार बनाकर रख दूं। और हाँ सासू माँ, कल मैं नींबू का अचार भी बना रही हूँ। अरे माँ जी, घर में अचार ना हो तो मजा कहाँ आता है? और उस वक्त तो अचार और भी काम आता है, जब घर में कोई सब्जी ना बनी हो और अचानक से कोई मेहमान आ जाए। हाँ हाँ बहू, ठीक है ठीक है। अच्छा बहू, मैं तो तुझे यह बताने आई थी कि कल मेरी सासू माँ गांव से आ रही है। अभी उनका फोन आया है, उन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो तू आज शाम को बेसन का लड्डू बना देना। ओके सासू माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उनके लिए ढेर सारे बेसन के लड्डू बना दूंगी। अच्छा ये बताइए सासू माँ कि मेरी दादी सासू माँ को अचार पसंद है? अगर पसंद है तो मैं उनके लिए 2-4 किलो अचार बना दूं। अरे मेरी सासू माँ को तो बहुत पहले से ही अचार का बहुत शौक था, वह भी साल में 2-3 बार अचार बना ही लिया करती थी। तो बताइए सासू माँ, दादी सासू माँ को किसका अचार पसंद है?
अरे तेरी दादी सासू माँ को तो लहसुन और कटहल के अचार बहुत पसंद है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल परसों जब भी मौका मिलेगा मार्केट से लहसुन और कटहल ले आऊंगी और दादी सासू माँ के लिए 4-5 डिब्बे अचार बना दूंगी ताकि अचार कुछ महीनों तक आराम से चल जाए। हाँ बहू ठीक है। तो अगला दिन आता है और कविता देवी की सासू माँ उसके घर आती है। बैठिए सासू माँ, बहू आपके लिए चाय बना रही है। लीजिए दादी सासू माँ, आपकी कड़क चाय। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बहू तुमने। शुक्रिया दादी सासू माँ। अच्छा, खाना अभी लगा दूं या थोड़ी देर में? अरे बहू, अभी तो बहुत थकान लग रही है और ऐसे में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कर 1-2 घंटे बाद आराम से खाना लगा देना। ठीक है दादी सासू माँ। अच्छा सासू माँ, आप यहाँ लेट जाइए। हाँ। इसके 5 दिन बाद। अरे बहू, अभी तो सुबह के 6 बजे है और इतनी जल्दी तुम अचार बनाने की तैयारी कर रही हो? हाँ दादी सासू माँ, आज काम बहुत है तो सोच रही हूँ कि सुबह ही अचार का काम निपटा दूँ। अच्छा अच्छा। अरे बहू, अचार में कितना नमक डाल रही हो? इतना नमक बहुत है। अरे नहीं दादी सासू माँ, इतना नमक काफी नहीं होगा, इसमें अभी 2-4 चम्मच नमक और डलेगा। अरे बहू, हमें भी अचार बनाने का कई सालों का तजुर्बा है। हम तुमसे कह रहे हैं ना कि इतना नमक ठीक है, अब और नमक मत डालो इसमें। मुझे तो इतना नमक भी ज्यादा ही लग रहा है। अरे नहीं दादी सासू माँ, हम कह रहे हैं ना कि इसमें अभी नमक सही से नहीं पड़ा है। चल ठीक है, अगर तू जिद कर रही है तो नमक डाल दे, मुझे क्या, तेरा ही पैसा बर्बाद हो जाएगा और मेहनत जाएगी वो अलग। दादी सासू माँ, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखना, अचार फर्स्ट क्लास बनेगा। तो जिद करके सुकन्या अचार में 2-4 चम्मच नमक और डाल देती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब फुलवा देवी अपनी बहू के पास जाती है। ए कविता, तेरी बहू तो बहुत जिद्दी है, बड़ों की बिल्कुल बात नहीं मानती है। अरे नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या? अरे सुबह जब तेरी बहू छत पर अचार बना रही थी तब मैं ऊपर देखने गई थी। वहां मैंने देखा कि तेरी बहू अचार में कुछ ज्यादा ही नमक डाल रही है, तो मैंने उससे बोला कि नमक ज्यादा मत डाल, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। वो तो बस मुझसे ही अपनी बात मनवा रही थी। तेरी बहू हमेशा ही ऐसा करती है क्या? अरे नहीं नहीं सासू माँ, बात यह है कि मेरी बहू को अचार बनाने का बहुत शौक है। उसे बहुत अच्छा अचार बनाना भी आता है। अरे पूरे मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते हैं। बस इसीलिए वो चाहती है कि कोई उसे अचार बनाना ना सिखाए। अरे आप इतना मत सोचिए, उसे अपना काम करने दीजिए। कुछ दिन बाद सुकन्या की दादी सासू माँ उसके बनाए हुए अचार को चखती है। सच में सुकन्या, इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया, और इसमें नमक तो एकदम सटीक पड़ा हुआ है। तूने उस दिन सही कहा था बहू, उस दिन अचार में नमक कम ही था। जी दादी सासू माँ। तो सुकन्या की दादी सासू माँ को उसके बनाए हुए अचार बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। उन्हें तो सुकन्या के अचार इतने अच्छे लगते हैं कि वह हर किसी को फोन कर कर के बस उसी के अचार की तारीफ करती रहती है। बहू तू तो छा गई, हाँ, और साथ में माँ जी मेरे बनाए हुए अचार भी। हाँ,
अरे बहू सुन तो, ले फोन। अरे तेरी अमेरिका वाली ननद तुझसे बात करना चाहती है। अच्छा दादी सासू माँ। हेलो भाभी, नमस्ते। आप कैसी है? हाँ पूजा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? बस भाभी सब बढ़िया। और बताइए क्या बात है? हर जगह बस आपके बनाए हुए अचार की चर्चा हो रही है। हाँ तो आप बताइए, आपको भी खाने हैं? भाभी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी बस वही बोलने वाली थी। आप ना मुझे 4-5 किलो अचार भिजवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है। बस आप ऑर्डर करिए अपनी भाभी को। बताइए आपको किसका अचार खाना है? हाँ भाभी, मुझे ना मूली और गाजर का अचार बहुत पसंद है। तो ठीक है ननन जी, कुछ दिनों बाद गाजर और मूली का अचार आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच भाभी। तो अगले दिन ही सुकन्या अपनी अमेरिका वाली ननद को 4-5 डिब्बे अचार भिजवा देती है। तो ननन जी कैसे लगा आपको मेरे हाथ का अचार? अरे भाभी बस पूछिए मत, आपका अचार इतना टेस्टी बना है ना कि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आपको पता है, मैंने आपके अचार अपने कुछ पड़ोसियों को भी दिए। उन्हें तो आपका अचार बहुत ही अच्छा लगा। अंग्रेजी में खूब तारीफ कर रहे थे आपकी। अच्छा? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है कि यहाँ के लोगों के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो अपने लिए अचार बना सके। और वैसे भी भारत का स्वाद भला यहाँ कहाँ मिलेगा। इसलिए मैंने उन्हें आपके हाथ के बने हुए टेस्टी अचार खिला दिए। और हाँ भाभी, वो लोग तो और अचार मांग रहे थे। वो तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मेरे पास सिर्फ एक ही अचार का डिब्बा है। अच्छा भाभी, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है आपके लिए मेरे दिमाग में। क्यों ना आप अपना अचार बेचें? आपको मुनाफा भी बहुत होगा क्योंकि डॉलर में पैसा मिलेगा आपको। हाँ ननन जी, आप सही कह रही है। मैं भी सोच रही थी कि मैं इतना अच्छा अचार बना लेती हूँ तो क्यों ना अपने अचार को अब बेचना ही शुरू कर दूं। और क्या भाभी, कौन सा आपको कहीं बाहर जाना है? अरे घर में बैठे बैठे तो अचार बनाना है। हाँ ननन जी। तो अब सुकन्या बहुत अधिक मात्रा में अचार बनाने लगती है और अपने हाथ के बने हुए अचार को बेचने लगती है। साथ ही साथ अपनी ननद के बताए हुए बात को भी मानते हुए वह विदेश में अचार को भेजती है। तो धीरे धीरे सुकन्या के टेस्टी अचार फेमस हो जाते हैं और उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वाह कविता, बहू हो तो ऐसी। हाँ सासू माँ। सुकन्या को अपने अचार के कारण हर जगह से तारीफ ही तारीफ मिल रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है। उसे लगता है कि अब वह हर चीज का अचार बना सकती है, इसलिए अब वह अचार में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। आज मैं बनाऊंगी एप्पल का अचार। इतना टेस्टी अचार बनाऊंगी कि सभी लोग बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर क्या, सुकन्या बड़े कॉन्फिडेंट के साथ एप्पल का अचार बनाने लगती है। चलो, मेरे सेब वाले अचार तो बन गए हैं। अब इसे पैक कर देती हूँ और अमेरिका भेज देती हूँ। देखना, उन लोगों को ये वाला अचार बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चल सुकन्या, अब और तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जा। बहू, ये तुमने क्या बनाया है? सेब का अचार? हाँ सासू माँ, सेब का अचार। अरे, आम का अचार, लहसुन का अचार, ये सब तो सभी खाते हैं। इसीलिए माँ जी, मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन बहू, मुझे तो नहीं लगता कि सेब का अचार अच्छा होगा। अरे दादी सासू माँ, आप ना मेरे अचार में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है, लेकिन आप देखना, अमेरिका वालों को ये अचार बहुत पसंद आएंगे। अरे सासू माँ, रहने दीजिए, करने दीजिए ना उसे अपने मन की। चल ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं।
तो इसके बाद सुकन्या अपने एप्पल के अचार को पैक कर देती है और इसे अमेरिका भिजवा देती है। वहीं इसके कुछ दिन बाद, क्या बात है, ननन जी ने मुझे कॉल करके बताया ही नहीं कि वहां के लोगों को एप्पल का अचार कैसे लगा। चलो वो कॉल नहीं कर रही है तो मैं ही कर लेती हूँ। हेलो ननन जी, क्या कर रही है आप? बिजी है क्या? हेलो भाभी। हाँ, मैं थोड़ा बिजी थी भाभी, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे मुझे ये पूछना था कि मैंने जो अचार भिजवाया था वहां के लोगों को ठीक लगा ना? हाँ भाभी, उन लोगों को अचार अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को पसंद भी आया। अच्छा ननन जी, तो मैं नेक्स्ट टाइम पपीते का अचार बनाने का सोच रही हूँ। आप देखना, अमेरिका वालों को पपीते का अचार बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ के लोगों को फल फ्रूट ज्यादा पसंद होता है। ओके भाभी, ठीक है ननन जी, तो मैं अचार की तैयारियां कर लेती हूँ अब। ओके भाभी, बाय। सुकन्या फोन रख देती है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं भाभी को ये बात कैसे बताऊं कि यहाँ के लोगों को एप्पल का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि भाभी का मन रखने के लिए झूठ बोल देती हूँ, लेकिन भाभी को इससे और मोटिवेशन मिल गया। अरे अब तो वो पपीते का अचार बनाने की सोच रही है। क्या करूँ? भाभी से सब सच कह दूं या नहीं? अगर उन्हें सच बात बता दूंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। अच्छा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और ये ननंद अपनी भाभी को कुछ नहीं बताती, इसलिए दूसरी ओर सुकन्या ये सोचती है कि उसके ये अजीबोगरीब आचार सबको बेहद पसंद आ रहे हैं और वो लगातार बनाती भी रहती है। वो कभी किसी फलों का मिक्स अचार बना देती तो कभी किसी ड्राई फ्रूट का अचार बना देती। सुकन्या को अचार में एक्सपेरिमेंट करने का इतना शौक चढ़ जाता है कि वो ये बात भूल जाती है कि वो जो भी ऐसे अजीबोगरीब अचार बना रही है वो किसी को स्वादिष्ट लग भी रहे हैं या नहीं। तो इसके 15 दिन बाद, सुकन्या क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अचार में एक्सपेरिमेंट करने के कारण कितने सारे फल फ्रूट और सब्जियां खराब हो रही है? अरे कुछ नया ट्राई करने के दौरान ये सब तो होता ही है ना, आप इतना चिंता मत करिए। अरे बहू, इतना भी नहीं होता। और क्या, कल ही मैंने इतनी सारी सब्जियां देखी थी जो तुमने बेकार कर दी थी। अरे आप चिंता मत करिए, वो सब्जियां बेकार थोड़ी हुई है, मैं उनका कहीं और इस्तेमाल कर लूंगी। और प्लीज मुझे अचार बनाने दीजिए ना आप लोग। और ये क्या है भगवान, फिर से तुम ये अजीब सा अचार बनाने लगी? हाँ, आज मैं बना रही हूँ बादाम का अचार। हे भगवान। तभी 2 औरतें घर आती है। अरे आप दोनों यहाँ? हाँ हम दोनों सुकन्या जी, ये लीजिए आपके काकड़ी और खजूर के अचार। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके ये अचार ना हमें पसंद आए ना हमारे परिवार वालों को। हाँ, अब हमें अपना पैसा वापस चाहिए। हाँ। अरे ऐसे कैसे मैं आपके पैसे वापस कर दूं? आपने अचार मुझसे खरीदे हैं, अब आपके पैसे वापस नहीं हो सकते। अरे ये कैसी जबरदस्ती है? अरे शीला, हमारी ही गलती है। पहले हमें इसका ये अजीब सा अचार टेस्ट करके लेना चाहिए था। अरे उस दिन तो हम लोग जल्दबाजी में थे, इसलिए अचार टेस्ट नहीं कर पाए। और वैसे भी सुकन्या के अचार हर जगह फेमस है, तो हमने सोचा कि अच्छा ही बना होगा। अच्छे तो है, क्या बुराई है इसमें? अरे बहू, क्यों बहस कर रही हो? इनके पैसे वापस कर दो। और देखो, इनका अचार का डब्बा भरा भी तो है ना। हाँ हाँ आंटी, समझाइए इन्हें। अपनी सासू माँ के समझाने पर सुकन्या उन्हें अचार के पैसे वापस दे देती है। तो सुकन्या के ये एक्सपेरिमेंट वाले अचार बेहद बेकार बने थे और ये बात जानने के बाद सुकन्या टेंशन में आ जाती है। वो अपनी ननंद को कॉल करती है और उन्हें कॉल पर सारी बात बता देती है। भाभी जी, आप बुरा मत मानिएगा,
लेकिन ये बात सही है कि आप जो अचार में एक्सपेरिमेंट करती है ना, उससे आपके अचार का ही नाम खराब हो रहा है। क्योंकि आपने जो अचार यहाँ भिजवाए थे ना, वो एप्पल और पपीते वाले, वो ना यहाँ किसी को पसंद नहीं आए और उल्टा मुझे ही वो सारे अचार के डिब्बे रखने पड़े। क्या ननन जी, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, आपने खुद का इतना नुकसान किया। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं बस आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अरे ननन जी, कोई बात नहीं, मैं एक समझदार औरत हूँ और एक समझदार औरत की यही पहचान होती है कि उसे अपनी खामियां पता हो। आप चिंता मत कीजिए, आज से ही मैं अचार का एक्सपेरिमेंट बंद कर दूंगी। अच्छी बात है भाभी जी। चलो, एक्सपेरिमेंट के नाम पर घर में जो फल और सब्जियां बेकार हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी। सच में बहू। तो इसके बाद सुकन्या फिर से नॉर्मल यानी टेस्टी और अच्छे अचार बनाने लगती है, जिससे फिर से उसकी बिक्री खूब बढ़ जाती है और उसे नए नए कस्टमर भी मिलने लगते हैं। सेठी परिवार राजकोट के जाने माने परिवारों में से एक है। उनके घर में जितने भी लोग हैं, उन सबके पास एमबीए की डिग्री तो है ही, लेकिन सब किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर भी है, जिस वजह से उनका रुतबा भी राजकोट में काफी ज्यादा है। आकाश, आज मेरी वो राजकोट के बड़े बिल्डर्स के साथ एक मीटिंग है। वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है पापा, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे आज हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। वो तो बुलाएंगे ही आकाश, तुम उनके कॉलेज के टॉप पर रह चुके हो और सबसे कम उम्र के बिजनेस टाइकून भी। कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं उनके स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दूं आगे के भविष्य के बारे में। तुमसे अच्छा उन्हें भविष्य के बारे में कौन समझा सकता है। मुझे तो गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इतने होनहार हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा भी कुछ खास किया है। अरे कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है सेठी परिवार का कितना नाम है राजकोट में? हमारे परिवार जितना पढ़ा लिखा इस शहर में कोई नहीं है। तुम्हारी माँ को देख लो, अभी इसी साल रिटायर हुई है। वो एमबीए कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। तुम्हारी बहन काजल, वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। और मैंने और तुमने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है, और तुम कहते हो कि हमने कुछ खास नहीं किया। नहीं तो क्या, हमारे आसपास पड़ोस वाले रिश्तेदार सब लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि हम अपनी डिग्रीज को लेकर कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। हाँ तो करेंगे ही, हमारा पूरा परिवार है एमबीए परिवार। और मैं तुम्हारे लिए लड़की भी ऐसी ही ढूंढूंगी जिसने एमबीए किया हो। और अगर मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जिसने एमबीए नहीं किया, तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसे ऐसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती जो हमारे परिवार को मैच ना कर सके। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मुझे और कावेरी को एक जगह जल्दी पहुंचना है। वो मिस्टर वर्मा है ना, उनकी बेटी लंदन से वापस आई है। वो हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी क्या बेटा? हाँ माँ, ज़रूरी बात ही है। अरे पर तुम हमें शाम को भी तो बता सकते हो ना, हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। अरे पर एक बार। चलो कावेरी, लेट हो रहा है। सेठी परिवार जितना डिग्री के पीछे भागता था, आकाश को इस चीज से उतनी ही नफरत थी। वो उन सबसे अलग था। जहां श्याम और कावेरी अपने दोस्त की बेटी के साथ आकाश की बात आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, वहीं आकाश ने अपनी पसंद को चुन लिया था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे नहीं, बस ऐसे। आज फिर तुम्हारी मम्मी पापा से बहस हो गई क्या? अरे बहस की बात नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते कि इंसान की पहचान कभी भी डिग्री से नहीं होती। अरे कोई बात नहीं, हम सबकी सोच बदल तो नहीं सकते ना। मैं जब जब भी उनसे तुम्हारी बात करने जाता हूँ, वो इन्हीं सब बातों में मुझे उलझा देते हैं। इस वजह से मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि कहीं वो हमारी शादी के लिए मना ना कर दे, क्योंकि मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है और ना ही मैंने कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिव्या, सच में। मैं जब से तुमसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूँ, जो रोबोट नहीं है, जो हमारी तरह बस पैसों और डिग्री के पीछे नहीं भागती,
जो इंसान की कदर उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से करती है। इसीलिए तुम मुझे इतनी पसंद आई हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आकाश, लेकिन तुम्हारे माता पिता की सोच अलग है, उन्हें कैसे मनाओगे तुम? मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर वो नहीं माने तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ। जहां आकाश एक तरफ अपने माता पिता से दिव्या से अपनी शादी की बात करने जा रहा था, वहीं उसके माता पिता के मन में लंदन से आई राधिका को अपने घर की बहू बनाने की बात घर कर चुकी थी और उन्होंने फैसला भी कर दिया था। अरे आकाश, अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी पापा। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तुम्हें याद है वर्मा अंकल की बेटी राधिका? माँ पापा, मैं जिससे शादी करूंगा वो लड़की मैंने पसंद कर ली है। उसका नाम दिव्या है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बेटे ने पसंद की है लड़की, तो वो भी राधिका से कम नहीं होगी। बताओ कौन कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने MBA नहीं किया है। अरे तो कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने मास्टर्स किया होगा या फिर कोई डिप्लोमा किया होगा। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। दिव्या ने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्या? सिर्फ ग्रेजुएशन? तुम्हें पता है आजकल ग्रेजुएशन का मतलब बस 12वीं पास होना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना उससे मिले, बिना उसका नेचर जाने उसके बारे में बस इसलिए ना कह रहे हो क्योंकि उसके पास MBA की डिग्री नहीं है? अरे बेटा, तुम जानते हो कि पूरे राजकोट में हमारा कितना नाम है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए मैंने दिव्या को चुना है अपने लिए। वो बाकी सबकी तरह नहीं है जो इन सब दिखावे के पीछे भागे। और वही बनेगी इस MBA ससुराल की बहू, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे श्याम और कावेरी और उसकी बड़ी बहन काजल को भी झुकना, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी दिव्या को नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिव्या, तुम जरा ये फाइल मुझे दोगी? हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। अरे तुम देखोगी भी इस फाइल में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। छोड़ दो। वो क्या है ना, इन सब बिजनेस को समझने के लिए MBA की डिग्री होना जरूरी है। जी दीदी, ये लीजिए आपकी फाइल। दीदी आप बैठिए ना, मैंने आज समोसे बनाए हैं। हाँ काजल, रुक जा। MBA की डिग्री ना सही, किसी चीज़ में तो अच्छा होना ही चाहिए। दिव्या खाना ठीक ठाक बना लेती है। हाँ, खाना तो ठीक ठाक बना लेती होगी मम्मी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की ना, तो अपना सारा ध्यान हमेशा खाना बनाने में और घर के कामों में ही लगाया होगा, है ना? ऐसा नहीं है दीदी, मुझे और भी बहुत सारे काम आते हैं। अरे दिव्या, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें क्या नहीं आता। झाड़ू पोछा सिलाई बुनाई सब आता होगा, है ना? हाँ, इन सब की बजाय अपना वक्त पढ़ाई में लगाया होता तो आज कहाँ से कहाँ होती। अरे माँ, उसका मन नहीं लगा होगा, है ना दिव्या? बहुत हो गया आप दोनों का। जब देखो आप दिव्या को डिग्री पढ़ाई के ऊपर सुनाती रहती है। अरे कोई बात नहीं ना आकाश, हमारे अपने घर वाले ही तो है। अरे ये सती सावित्री बनने का नाटक यहाँ मत करो दिव्या। छोड़ो दिव्या, तुम चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, ये लोग तुम्हें नहीं समझने वाले। दिव्या की अच्छाई को भी आकाश के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें बस दिख रहा था तो दिव्या की ग्रेजुएशन की डिग्री, जिस वजह से उन्हें अपने ही घर की बहू को किसी से भी मिलवाने में शर्म से आती थी। आप दिव्या को भी पार्टी में ले जा रहे हो मम्मी? अरे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, तेरे पापा से कह देती हूँ उसे मना कर दे। हाँ मम्मी, कह दीजिए पापा से। कावेरी और काजल के कहने पर श्याम ने दिव्या को पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। पापा, दिव्या हमारे घर की बहू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो आकाश, आज इस पार्टी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक नई कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि सबको पता लग जाए कि हमारे घर की बहू सिर्फ ग्रेजुएट है। अरे आपको पता नहीं दिव्या। कोई बात नहीं पापा। लेकिन दिव्या। दिव्या के इशारे पर आकाश चुप हो जाता है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं और वहां हर किसी की जुबान पर बस दीवा कंपनी का ही नाम था।
इस नई कंपनी ने तो पूरे मार्केट पर कब्जा कर दिया है। हाँ, सुना है इस कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपको पता है पापा, दीवा कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब पर रखा जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिग्री हासिल ना की हो, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत हो। इसलिए उनके हाथ से बनाए प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। सुना है आज की पार्टी में उनकी मालकिन भी आने वाली है, वो देखो आ गई। आकाश के पापा, ये दिव्या यहाँ क्या कर रही है? दिव्या की ही कंपनी है। मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन दिव्या के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। पापा, बस मैंने इस कंपनी को इसलिए ही शुरू किया था जिससे मैं सबको ये समझा सकूं कि बिना कोई बड़ी डिग्री के भी इंसान का टैलेंट, उसका काम उसे कामयाब कर सकता है। किसी की डिग्री उसके व्यक्तित्व को पहचान नहीं दिला सकती। दिवा कंपनी की मीटिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात दिव्या से हुई थी और मुझे लगा कि दिव्या से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकती। हमने दिव्या को इतने सारे लफ्ज बोले, लेकिन उसने हमें कभी कुछ पलट कर नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि वो आपको नीचे नहीं दिखाना चाहती थी। उसने सोचा कि वो आपको अपने प्यार से संभाल लेगी, जीत लेगी। लेकिन आप लोगों ने उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। हमें माफ कर दो दिव्या, हम डिग्री के पीछे इतने पागल हो गए थे कि हमने टैलेंट को देखना ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं MBA ससुराल की बहू हूँ। और हम भी कह सकते हैं कि हमारी बहू बिना MBA डिग्री की है। लेकिन फिर भी सबसे आगे है।